हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन इंडियन पर्सपेक्टिव, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड के पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा था कि पर्यावरणीय शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन देने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ यानी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक, जिसमें कई प्रकार के विधियां के बारे में बताया गया था। रणनीति के तहत हम ये अपना इन्वायरमेंटल एजुकेशन दे बच्चों को, उसके बारे में कई प्रकार की विधियां थी जिसके बारे में हमने आपसे पूछा था कि कौन सी विधि आपको पढ़नी है। तो लोगों ने प्रीमियर में ही बताया था कि सर कुछ पढ़ाइए मत पढ़ाइए, लेकिन प्रोजेक्ट मेथड और इंक्वायरी मेथड को ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मेथड और इंक्वायरी मेथड। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रयोजना विधि। तो हिंदी के कुछ टर्मिनोलॉजी जो हैं वो बहुत ही कठिन है, तो कोशिश करिएगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर ही एग्ज़ाम में पेपर दीजिएगा अपना, ठीक। लेकिन होता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप पढ़ के गए हैं प्रोजेक्ट मेथड और यहाँ प्रयोजना विधि दिया गया है, अब ध्यान नहीं दिए कि इसका मतलब ही होता है कि प्रोजेक्ट मेथड। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को आप मिलाकर चल दिएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारा प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि क्या है, वह छात्र केंद्रित है, यानी ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो हमारा लेक्चर मेथड है यानी व्याख्यान विधि है वो क्या था, शिक्षक केंद्रित था, जिसमें शिक्षक एक्टिव रहता था और स्टूडेंट क्या रहता था, वो पैसिव रहते थे। इसमें क्या है कि इसमें छात्र केंद्रित है, तो ये इसमें जो छात्र यानी स्टूडेंट है वो एक्टिव रहेंगे, ठीक है। ये है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। तो अर्थ इसका देखते हैं कि प्रयोजना विधि छात्र केंद्रित विधि है। इस विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, इस बात को आप रहिए, क्योंकि आपके टेट का एक नंबर है, टेट एग्जाम का एक नंबर है, पूछ देता है ऐसे ही कि प्रयोजना विधि के कौन है जन्मदाता। तो प्रयोजना विधि के जन्मदाता हैं W.H. किलपैट्रिक, जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। जॉन डीवी के बारे में आप जानते हैं, जो कि समावेशी शिक्षा में उनका एक अच्छा अलग से लेसन मतलब दिया गया पॉइंट, अलग से टॉपिक उनका दिया गया है, ठीक है। ये लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है, ठीक। इनके बारे में आगे जानेंगे। तो इतना जान लीजिए आप लोग कि जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, जिन्होंने जब इस विधि का जन्मदाता माना जाता है। इनके अनुसार, किसके अनुसार, W.H. किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक यह कहते हैं कि प्रयोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि लेक्चर मेथड में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या है कि स्टूडेंट वो पैसिव रहता है, वो सिर्फ सुनता रहता है, बस वो श्रोता होता है, और टीचर क्या हो अपना लेक्चर दे के चले जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि चूंकि ये छात्र केंद्रित हैं, इसलिए इसमें सारे वर्क जो है वह छात्र करेंगे। तो क्योंकि उनको काम करना है स्टूडेंट को, तो वो इसको लगन के साथ करेंगे, लिखा है। और ये उद्देश्यपूर्ण होता है। कोई भी चीज़ यानी कोई भी आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है, सपोज कि आप किसी ऑफिस में एम्प्लॉई हैं, ठीक, किसी कार्यालय में किसी ऑफिस में एम्प्लॉई हैं, तो आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई इसका एम होता है कि लीजिए आपको ये प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो उस प्रोजेक्ट कोई एंड रिजल्ट होगा ना, यानी उसका कोई उद्देश्य होगा, तभी आपको दिया गया वो प्रोजेक्ट, ठीक। तो यही बोल रहा है कि ये एक सदस्य उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, ठीक। और है एक स्टीवेंसन के अनुसार प्रयोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड एक समस्यापूर्ण कार्य है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। एक समस्यापूर्ण कार्य है, ठीक, यानी एक समस्यापूर्ण ये प्रॉब्लम बेस्ड वर्क है जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में यानी रियल लाइफ बेस्ड होता है, ठीक, स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक परिस्थितियों में रियल लाइफ सिचुएशन में इसको पूर्ण किया जाता है। ये रही बात हमारा मीनिंग अर्थ, और इसको परिभाषा आप मान सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि प्रयोजना यानी हमारे प्रोजेक्ट मेथड की क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी क्या है विशेषता। पहला विशेषता ये है कि प्रयोजना यानी प्रोजेक्ट मेथड विद्यार्थी को क्रियाशीलता, प्रोजेक्ट मेथड में यहाँ रहना चाहिए, विद्यार्थी की क्रियाशीलता को प्रधानता होती है। लेक्चर मेथड में मैंने बताया था कि विद्यार्थी सिर्फ एक मूक दर्शक रहता है, यानी साइलेंट लिसनर होता है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें स्टूडेंट को
एक्टिव यानी क्रियाशील बनाया जाता है। इसमें मेन इसका मोटो ये है कि इसमें स्टूडेंट क्या है वो क्रियाशील रहे। ठीक, इसकी विशेषता ये है। और है कि परियोजना पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक असली अगला विशेषता ये है कि यह आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होता है, यानी जो आपके सिलेबस आपके करिकुलम में दिया गया है उसी से रिलेटेड ये रहता है जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड जो भी अगर कराया जाता है। भाई आप पढ़ रहे हैं एजुकेशन, यानी आप हम लोग शिक्षा वाले हैं, ठीक है, मान लो का फील्ड जो शिक्षा है, तो आपको मेडिकल का नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा वो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित होता है, ये इसकी विशेषता है। ठीक, अगला है कि परियोजना उद्देश्यपूर्ण होता है। जस्ट मैंने भी बताया कि परियोजना यानी प्रोजेक्ट क्या होता है वो उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है, ये उद्देश्यपूर्ण होता है। ठीक, अगला है कि परियोजना विधि करके सीखने, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जो छात्र है वो लर्निंग बाय डूइंग से, यानी छात्र खुद करके सीखता है, और जो टीचर होता है वो एक फैसिलिटेटर यानी मार्गदर्शक का काम करता है। सिर्फ अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो और आप कहीं फंस रहे हैं तो टीचर आएगा, बस बता देगा कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। ठीक, बस वो आपको मार्गदर्शक बना देगा। मार्गदर्शक काम करता है, सिर्फ आपको एक दिशा दे देगा, उसके बाद जो करना है वो आपको करना है। इसके द्वारा इस विधि से क्या है कि बच्चे करके सीखते हैं। कोई भी काम है, अगर केमिस्ट्री की साइंस की क्लास है केमिस्ट्री में, तो छात्र अपने से लेबोरेटरी में अपने से करते हैं, तो इससे जो लेक्चर मेथड से जो सुने रहते हैं उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर करके सीखेंगे तो उनको और ही बेटर तरीके से और बढ़िया तरीके से समझ में आता है। ये इसकी विशेषता है। ठीक, अगला है कि रचनात्मक या दृष्टिकोण। इसमें क्रिएटिव एटीट्यूड विकसित होता है। भाई किसी भी प्रोजेक्ट को कार्य करने के लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि भाई टीचर तो बस आपको सहूलियत थोड़ा सा प्रदान करेगा, सिर्फ मार्गदर्शन करेगा, लेकिन उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आपको अपना भी दिमाग खोलना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि क्रिएटिव एटीट्यूड का निर्माण होता है, ठीक है, विकसित होता है। इससे आपके दिमाग को जोर पड़ेगा तो आप सोचेंगे कि क्या इसमें हम बेटर कर सकते हैं। ठीक, और क्या दिया है, लास्ट हमारा है कि शिक्षक व छात्रों के मध्य अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन स्थापित करता है। अगली विशेषता यह है कि यह शिक्षक यानी स्टूडेंट और टीचर के बीच एक इंटरेक्शन का कार्य करता है। क्या है कि अगर नहीं समझ में आ रहा है बच्चे को, स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो टीचर से पूछ देगा कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया कि क्या होगा, तो टीचर क्या है कि उस चीज़ के बारे में बताएगा। तो टीचर बताते रहता है, बस घूम बस निरीक्षण करते रहता है कि बच्चे काम कर रहे हैं, जहाँ फंसेंगे वो तुरंत पूछ लेते हैं। तो इससे क्या है कि अंतर्क्रिया यानी इंटरेक्शन बना रहता है। और लेक्चर मेथड मैंने क्या बताया था कि सिर्फ टीचर आएंगे, स्टूडेंट को सुनाकर चले जाएंगे। लेक्चर मतलब लेक्चर सुनाकर चले जाएंगे। उससे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टीचर क्या करते हैं कि वो इंटरेक्शन नहीं करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रहता, बस अपना कोर्स कंप्लीट कराकर बस चले जाते हैं। ठीक, तो ये रही बात हमारा परियोजना विधि की विशेषता और अर्थ परिभाषा की। ठीक है, आप लोग इसके साथ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि क्या है हमारा परियोजना विधि के सिद्धांत। भाई प्रिंसिपल क्या है परियोजना विधि को बनाने का, यानी प्रोजेक्ट मेथड को बनाने का किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर है पहला कि प्रयोजनशीलता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ परसीवनेस। दूसरा है रोचकता, यहाँ रोचकता रहना चाहिए, रोचकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। और है वास्तविकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। अगला है कि क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस। और उसके बाद है स्वतंत्रता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। इन सब पर बेस्ड है हमारा परियोजना विधि के सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ परसीवनेस का मतलब ये होता है कि इसमें इस सिद्धांत पर छात्रों को चूज करने की यानी अपने हिसाब से वो कार्य करने की स्वतंत्रता दी जाती है, ये सिद्धांत है। और रोचकता मीन्स होता है कि छात्र अपने इंटरेस्ट के अनुसार प्रोजेक्ट को चुनते हैं। ठीक, जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो इसका मतलब इसमें जो भी काम करेंगे सब छात्र ही करेंगे। तो छात्र केंद्रित होने के कारण सब उनको उनके इंटरेस्ट के अनुसार काम करने की यानी प्रोजेक्ट चूज करने की सहूलियत रहती है और स्वतंत्रता रहती है। इस सिद्धांत पर बेस्ड है। अगला है कि प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी
और ये रियलिटी के सिद्धांत पर है, यानी ये वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो प्रोजेक्ट मेथड को जो बनाया गया है उसका वास्तविकता के सिद्धांत पर बनाया गया है। और एक क्रियाशीलता के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवनेस, यानी हमेशा एक्टिव रहने के लिए, ऐसा सिद्धांत है ये, यानी इस सिद्धांत पर बेस्ड है, एक्टिवनेस वाले सिद्धांत पर बेस्ड है। जो हमारा प्रोजेक्ट मेथड है वो एक्टिवनेस वाले सिद्धांत पर बेस्ड है। अगला है कि स्वतंत्रता का सिद्धांत। इसमें स्वतंत्रता का भी सिद्धांत होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं इसमें स्वतंत्र रहते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। ठीक, इन सब सिद्धांत पर बेस्ड है हमारा प्रयोजन विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। आगे हम देखते हैं कि प्रयोजन विधि के विभिन्न चरण यानी स्टेप्स कौन कौन से हैं, किन किन स्टेप्स के द्वारा हमारा होता है क्या प्रोजेक्ट मेथड। पहला होता है कि परिस्थिति का निर्माण यानी फॉर्मुलेशन ऑफ सिचुएशन। सबसे पहले एक, जैसे मैंने एक रिसर्च पढ़ाया है उसमें इन सब के बारे में बताया कि कैसे एक रिसर्च की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या एक स्थिति यानी सिचुएशन को चूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा योजना का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। भाई प्रोजेक्ट योजना का चुनाव करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है कि कार्यक्रम का निर्माण यानी कार्यक्रम बनाते हैं कि कितना इसमें टाइम लगेगा, क्या इसमें पैसे खर्च होंगे, ठीक, टीचर का सहयोग चाहिए या फिर किस प्रकार से कितने प्रकार के छात्र इसमें चाहिए और कितने नंबर चाहिए छात्रों की, यानी छात्रों की कितनी संख्या होनी चाहिए, यानी जो प्रोग्राम बनाते हैं लोग उस सबको इसमें देखते हैं। ये हमारे स्टेप्स हैं। ठीक, अगला है कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन। उसके बाद होता है कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन यानी एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। उसके बाद हम इतना सब करने के बाद, इन सब स्टेप्स आने के बाद क्रियान्वयन होता है। जो हमारा ये प्रोजेक्ट है उसका क्रियान्वयन होता है। ठीक, अगला है कि कार्य का मूल्यांकन। उसके बाद जो भी निकल के आता है उसका हम इवेल्युएशन करते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि भाई प्रोजेक्ट मेथड के क्या है लाभ देखते हैं। लाभ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से ये हमारे लिए यानी स्टूडेंट के लिए किस प्रकार से ये काम करता है और किस प्रकार से ये लाभान्वित करता है, क्योंकि स्टूडेंट सेंटर्ड है। पहला लिखा है कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका लाभ ये है कि चूंकि ये प्रोजेक्ट मेथड है वो मनोवैज्ञानिक मेथड पर काम करता है, इसलिए बच्चों को मानसिक स्तर के अनुसार उनको कार्य दिया जाता है। ठीक, और इससे क्या होता है उनका मानसिक स्तर भी ऊँचा उठता है, उसका डेवलप होता है। ठीक, अगला है कि रुचि के अनुसार कार्य करने व चुनने की स्वतंत्रता। एक लाभ इसका ये है बेनिफिट्स एक ये है कि इसमें छात्र को अपनी रुचि इंटरेस्ट के अनुसार चुनने की स्वतंत्रता होती है। ठीक, यानी फ्रीडम ऑफ चूज तो फ्रीडम रहता है। ठीक, इनको चूज करने की फ्रीडम रहती है, वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार चूज कर सकते हैं मुझे किस सब्जेक्ट में, ठीक है, किस क्षेत्र में, किस फील्ड में मुझे प्रोजेक्ट करना है। ये इसके लाभ हैं। ठीक, इस पर कोई बर्डन नहीं दी जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि आप छात्रों को बर्डन नहीं करेंगे, तुमको यही कार्य करना है। छात्र बोलेंगे नहीं सर हम इसमें नहीं कर पाएंगे, मुझे कोई और काम दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम जिसमें तुम्हारा अच्छा लगता है तुम वो काम करो। ये इसका लाभ है। अगला है कि बच्चों के वर्तमान और भविष्य की क्रियाओं से संबंधित होता है। इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वो बच्चों को जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को मिला कर चलते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट उनको दिए जाते हैं ताकि बच्चों के फ्यूचर भी सिक्योर हो सके और इसको फ्यूचर में काम आ सके, ऐसी चीज़ें की जाती हैं। ठीक, और है कि बच्चों के, देखिए इसका यहाँ पर लिखा गया है थोड़ा सा लाभ ये है, इस बात का ध्यान रहे। लिखा है कि बच्चे किसी प्रोजेक्ट को सामूहिक रूप से करते हैं। इसका एक लाभ ये है, फ़ायदा ये है, बेनिफिट्स ये है कि इसमें जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप डिस्कशन के द्वारा यानी सामूहिक रूप में करते हैं। ठीक, एक टीम वर्क की तरह करते हैं। मैं ऐसे किसी मूवी में देखता हूँ, मैक्सिमम ये सब कब देखने को मिलता है, हॉलीवुड मूवी में देखने को मिलता है, क्योंकि किलपैट्रिक वह विदेशी थे, वेस्टर्न थे। ठीक, तो ये जो बेस्ड है पद्धति वो मैक्सिमम जो वेस्टर्न हमारे जो एजुकेशन उन्हीं पर है, क्योंकि हमारे जो भारतीय शिक्षा आज भी लेक्चर मेथड पर ज़्यादा आश्रित हैं, क्योंकि इनको करने के लिए या तो उनके पास संसाधन कम है या तो लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे इसका भी अब चलन बढ़ रहा है, चलन बढ़ भी रहा है, तो वो भी कॉन्वेंट स्तर पर ही रह गया है। ठीक, अगला है कि इस प्रणाली में विद्यालय और घर में सहयोग बना रहता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को प्रोजेक्ट कोई दे दिया गया, मान लीजिए कि उनको दे दिया गया कि आपको सौर मंडल का एक चित्र बना कर लाना है, यानी चित्र नहीं बनाते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि क्लिप एंड आर्ट होता है। अब ऐसे यानी पृथ्वी है तो वो
पेपर कटिंग के द्वारा पृथ्वी बनाएगा, सूर्य बनाएगा, उसको कलर करेगा, यानी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इवन न सिर्फ पेपर कटिंग, कभी कभी कुछ उसमें तत्व भी जैसे डाले जाते हैं, कुछ कोई ठोस पदार्थ रहते हैं, ठीक, मान मिट्टी का कोई गोला बनाकर यानी एकदम सेम टू सेम बनाने की कोशिश की जाती है। तो इससे क्या होता है कि वो घर में आएंगे तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, ठीक, और स्कूल में स्कूल वाले सपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या है, एक सहयोग की भावना बनी रहती है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि इसके क्या है लिमिटेशन, ठीक, और उसको सफल बनाने के उपाय। अब हम देखते हैं कि क्या है हमारे परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड की सीमाएं। ठीक है, सीमाएं के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बड़े समूह के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने कल ही बताया था कि लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि की एक विशेषता ये है कि आप इसको बड़े समूह में बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे इस समय एक बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की स्कूलों में, और ये हमारा प्रोजेक्ट मेथड क्या है, अगर आप 20-20 का 30-30 का ग्रुप, यहाँ तक तो ये मैक्सिमम है, इतना से इसके अधिक नहीं होना चाहिए। तो यही इसका लिमिटेशन बनता है कि बड़े समूह के लिए ये प्रयोग नहीं की जा सकती। भाई जिस कक्षा में 150-200 बच्चे बैठते हों उनके लिए प्रोजेक्ट मेथड कहाँ से यूज होगा। आप कितने ग्रुप बनाएंगे, आप अकेले टीचर होकर आप किसके पास जाएंगे, ठीक, और किसको किसको क्या बताएंगे। तो इसीलिए वहाँ पर लेक्चर मेथड सबसे स्वरूपयोगी होता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्या है हमारा अगला लिखा है कि पठचर्या के सभी विषय का शिक्षण असंभव है। सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं जो भी आपके सिलेबस में, उन सभी पर तो ये कार्य नहीं करेंगे। मान लीजिए गणित पर कार्य किया, ठीक, साइंस पर हो गया, भूगोल पर हो गया, इन्वायरमेंट पर हो गया, लेकिन ये हिंदी पर, इंग्लिश पर और अन्य जो चीज़ें हैं, अन्य जो सब्जेक्ट है उन सब पर ये कार्य नहीं करता है। तो यही बोल रहा है कि पठचर्या के सभी विषयों के लिए शिक्षण असंभव। देखिए पूरा सीधे लिखा है कि असंभव है, यानी असंभव है। अगला है कि क्रमबद्ध शिक्षण असंभव है। इससे क्या होता है कि इसमें एक क्रमबद्ध शिक्षण, जैसे कि लेक्चर मेथड में क्या होता है कि आप यूनिट बाय यूनिट लेकर चलते हैं, एक यूनिट समाप्त किए उसके बाद शुरू होता है, तो वो एक सिस्टमेटिक वे से चलते रहता है। इसमें क्या है कि अब अगर प्रोजेक्ट दे दिया गया कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ गए, क्या पता वो प्रोजेक्ट मेथड उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि टाइम गेनिंग है तो उसमें टाइम लगा, तो उसको छोड़कर अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और वो पीछे हो गया, यानी वो आगे पीछे हो जाता है, पैरेलल नहीं चल पाता है एक साथ। तो इससे क्या होता है कि ये क्रमबद्ध शिक्षण असंभव भी लिखा है। देखिए सीधे यहाँ पर असंभव लिखा है, एक साथ ये नहीं हो सकता है। अगला है कि कामचोरी के अवसर अधिक होते हैं। कामचोरी का मतलब यानी इसमें छात्रों की कामचोरी, अगर 10 का ग्रुप बना दिया जाए तो उसमें 2-3 लड़के या 3-4 लड़के जितने भी होंगे वो सब तो मान लीजिए कि थोड़ा सा एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। अब कुछ लोग तो बस ऐसे जाके खड़े हो जाएंगे। इससे होता है कि जब ग्रुप बनाया जाता है तो कुछ जो निष्क्रिय बालक होते हैं बस उनको नाम कर ले जाता है कि बस एक नंबर जोड़ने के लिए कि भाई 10-10 का ग्रुप हो गया। उनका काम बस ये रहता है कि बस उसमें उन लोग का नाम रहेगा कि इस ग्रुप में इनका नाम है। तो इससे क्या होता है कि वो काम चोरी करने लगते हैं, 2 लोग कर ही रहे हैं वो काम तो मैं क्यों करूं, ठीक। तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है। अगला है कि समय और शक्ति का दुरुपयोग होता है। जस्ट वही वैसे मैंने बताया कि ये टाइम गेनिंग है, तो इससे क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक, समय, और बच्चे इसमें अपना दिमाग खपाएंगे, समय भी, और उनका सिलेबस भी पीछे हो जाएगा। यानी है अच्छी बात है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अब लिखा है कि सफल बनाने के सुझाव। अब सजेशन फॉर सक्सेस, यानी इस विधि को, हमारे प्रोजेक्ट मेथड को अगर सफल किस प्रकार से बनाया जाए, इसके लिए क्या सुझाव दिया गया है। लिखा है कि विद्यार्थियों की शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो सके। यानी शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के शारीरिक श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करा सके। ये सुझाव है पहला हमारा। यानी एक टीचर को चाहिए, यहाँ लिखा है ना कामचोरी, वो कामचोरी न करे, वो जिस काम में लगे हैं उस काम को बहुत ही निष्ठा के साथ करे। इसके लिए आप उनको मोटिवेट करिए। अब जैसे करना है वो आपके ऊपर है, अब किस प्रकार से उनमें शारीरिक श्रम का निष्ठा उत्पन्न कराएंगे, ठीक। अगला है कि हमारा कि अध्यापकों को छात्रों के द्वारा योजना का चुनाव करते समय शैक्षिक महत्व एवं सौदेश्यता पर ध्यान देना चाहिए। देखिए अगर कोई भी प्रोजेक्ट को अगर चूज किया जा रहा है, चुनते समय सबसे पहले एज ए टीचर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका शैक्षिक महत्व कोई ना कोई हो। बस नाम का कि अगर मैं प्रोजेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ तो कोई भी कुछ उठा कर नहीं दे दूँगा उनको कुछ करने के लिए, उसका कोई
शैक्षिक महत्व जरूर होना चाहिए, कोई उसका उद्देश्य होना चाहिए, इसका ध्यान देना चाहिए। इस सब सुझावों के द्वारा हम इसको सफल बना सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट मेथड को। अगला है हमारा कि इस विधि के सफलता के लिए पूर्व नियोजित होना आवश्यक है। ठीक, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इस बात को भी ध्यान देना चाहिए एज ए टीचर कि एक योजना पहले से आप समझ लिए कि अगर हम प्रोजेक्ट दे रहा हूँ तो इससे छात्र को क्या फ़ायदा हो सकता है, यानी पूर्व नियोजित कर लीजिए, तो उसके बाद ही प्रोजेक्ट कार्य किसी को सौंपिए। ठीक, अगला है कि छात्रों के द्वारा की जाने वाली क्रिया कम खर्चीली होनी चाहिए। इस बात का बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि छात्र जो है वो कम खर्चीली वस्तुओं का ही उपयोग करें। वो होता है भाई सभी के पास तो सब छात्र एक बराबर तो होते नहीं हैं, और अगर प्राइमरी लेवल पर हो रहा है तो प्राइमरी का मतलब ये है सरकारी में मैक्सिमम क्या मिडिल या फिर गरीब तबके के ही बच्चे आते हैं। तो एज ए टीचर आपको इस बात का सुझाव दिया जाता है कि अगर आप प्रोजेक्ट कार्य करा रहे हैं तो उसमें कम खर्चीली जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है वो कम खर्चीली हो। ठीक, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं अपना कि इंक्वायरी मेथड क्या है। देखिए अब हमारा है कि पूछताछ विधि यानी इंक्वायरी मेथड। देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है जस्ट बिकॉज कि JNCU वालों का एग्ज़ाम है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि उन लोग को भी अधिक से अधिक मात्रा में कंटेंट प्रदान कर दी जाए ताकि उन लोग का नुकसान ना हो, एटलीस्ट और सारे के सारे जो उनके पॉइंट हो सब क्लियर हो। तो JNCU वालों थोड़ा सा ध्यान से, आप लोग के लिए ज़्यादा विशेष है। ठीक है, तो ये हमारा रहे कि इंक्वायरी मेथड यानी पूछताछ विधि। पूछताछ विधि का अर्थ का मतलब क्या है? पूछताछ विधि बस यही है, ये भी एक आप प्रोजेक्ट मेथड के तहत मान सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्टिविटी की जाती है। इसमें क्या है कि इसमें अधिकतर पूछताछ यानी इंक्वायरी, जैसे आप क्या करते हैं कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप सीधे पूछते हैं कि सर इसका क्या उत्तर होगा। ठीक, उसके बाद जो भी थोड़ी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे एटलीस्ट बस ऐसे समझिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें बताई जाती है, आप उसको अपने माइंड में रखते हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें आप अपने आप ही लिखते हैं और एग्जाम में भी जाके यही करेंगे। ऐसी बात नहीं कि जो हम लिखवाए सब वही लिखेंगे, हाँ पढ़े सब हैं, हमसे ही पढ़े हैं, लेकिन कुछ अपने दिमाग से भी लिखते हैं। तो इसका मतलब इंक्वायरी मेथड का मतलब अर्थ ये है कि इसमें शिक्षक जो है वो छात्रों के जो भी समस्याएं आती है उसको परिभाषित करता है और क्या कोई परिकल्पना बनाता है, और जो भी अन्य प्रकार की जो भी उनकी ज़रूरतें होते हैं तरह तरह जगह से डाटा इकट्ठा करता है ताकि उनको बता सके कि उनकी समस्या का समाधान कर सके, जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उनको समाधान कर सके। जैसे कि हम लोग करते हैं क्या कि आपको बताने के लिए इस किताब से उस किताब से कुछ अपने नोट से जब हर जगह से इकट्ठा कर कर आपको देते हैं, उसके बाद आपका समस्या समाधान हो जाता है। ठीक, तो यही है हमारा इंक्वायरी बेस्ड मेथड। ये जिसमें मैंने इंक्वायरी बेस्ड अधिकतर फेस टू फेस भी हो सकता है। ठीक, ये हमारा पूछताछ विधि का अर्थ हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि पूछताछ विधि के उपयोग। अब पूछताछ विधि यानी इंक्वायरी मेथड का उपयोग किस प्रकार से होता है? लिखा है कि पूछताछ विधि छात्रों को उनकी परिकल्पना को सत्यापित करने में मदद करती है। यानी कि जैसे आपका कोई क्वेश्चन हुआ, यानी क्वेश्चन हुआ मतलब आपको कोई क्वेश्चन उठा आपके दिमाग में, तो आप कोई परिकल्पना कोई हाइपोथेसिस बनाए कि क्या ये सर जो पढ़ा रहे क्या ये ऐसे हो सकता है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग स्कूलों में करते हैं तो टीचर से तुरंत पूछ लेते हैं कि सर मैंने इस सवाल को इस प्रकार से लगाया, क्या ऐसे हो सकता है? मैंने इस प्रकार से लगाया तो सर देखेंगे हाँ बिल्कुल हो सकता है। यानी क्या कर रहे हैं, देखिए सत्यापित करने में मदद करते हैं। उसके बाद मदद कर दी, अगर वो कुछ जो स्टेप कर रहा है उसके बाद कोई गड़बड़ किया तो सर बताएंगे नहीं अगर तुम इसकी जगह ये कर दोगे तो हो सकता है, तुम्हारा मेथड सही है, तुम जो परिकल्पना बनाए हो, तुम हाइपोथेसिस बनाए हो वो सही बिल्कुल सही है, लेकिन तुम इसको हल्का सा चेंज कर दोगे तो क्या कि ये अच्छा हो जाएगा। तो लो भाई, मूल आइडिया किसका है? आपका ही है, यानी आपका ही है, मूल हाइपोथेसिस आपका ही है। टीचर क्या कर रहा है? बस एक फैसिलिटेटर और एक गाइडर का काम कर रहा है बस। तो यही है कि इंक्वायरी मेथड में छात्रों को उनकी परिकल्पना को सत्यापित करने में मदद करती है, इसका उपयोग होता है। और लिखिए कि छात्रों को उनके स्वयं के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में सहयोग करता है। उपयोग किस प्रकार से होता है, यानी ये लिखा है उपयोग, ठीक, इसके बारे में लिखा गया है कि ये किस प्रकार से उपयोग में लाया जाता है यूजेज में।
इंक्वायरी मेथड का यूज किस प्रकार से होता है इसके लिखा है कि छात्रों को उनके स्वयं के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि इंक्वायरी ऐसे नहीं, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड या फिर कोई क्वेश्चन है तभी आप इंक्वायरी किसी से कर सकते हैं या फिर टीचर से पूछ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अपनी पर्सनल बातें भी होती हैं जो आप टीचर से पूछ लेते हैं, क्योंकि टीचर ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ज़्यादा उम्रदराज होते हैं, तो उनको विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में, हर प्रकार के फील्ड में उनको एक्सपीरियंस रहता है, तो वो अपने निजी अनुभव भी शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी अगर उनके स्वयं के बारे में कोई अगर उठ रही है प्रश्न, उससे क्या होता है कि प्राप्त करने में कुछ जानकारी चाहिए। मान लीजिए कि आपको बीएड के बाद एमएड करना है, बीएड के बाद एमएड करना है और एमएड के बारे में पता नहीं है, लेकिन नितेश सर और आनंद सर एमएड कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे कि उसके बारे में आप ये पूछताछ मेथड क्या करता है, वो जानकारी प्रदान करता है। ठीक, आप इस बात को इससे समझ सकते हैं। अगला है कि यह स्वयं सीखने, ठीक, ये सेल्फ लर्निंग और अधिगम को मजबूत करने के लिए गहन भावना विकसित करता है। इसका मतलब ये है, वही जस्ट मैंने बताया कि ये स्वयं के सीखने के लिए होता है। इंक्वायरी मेथड अधिकतर क्या होता है कि जब आप सेल्फ लर्निंग करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं, कुछ ऐसे सवाल फंस जाते हैं जिसके लिए आपको टीचर या फिर एक गाइडर की जरूरत पड़ती है, तो यही होता है। लेकिन पूछताछ इंक्वायरी मेथड का उपयोग इसमें होता है कि यह स्वयं सीखने व अधिगम को मजबूत करने के लिए, आपको अपनी लर्निंग को मजबूत करने के लिए, आपने सवाल मेरे से पूछ लिया, मैंने आपको जवाब दे दिया, जस्ट मैंने बताया था, किसी ने पूछा था कि भाई संक्रमण क्या होता है, मैंने बताया, और अन्य चीज़ें जो हैं उसके बारे में बताया, तो क्या है, इससे आपकी अधिगम क्या हुई, मजबूत हुई। ठीक, वही है गहन भावना विकसित करते हैं, ये अधिगम को मजबूत करने की गहन भावना विकसित करती है। ये रहा इसका यूजेज यानी उपयोग। अब हम देखते हैं कि पूछताछ विधि के लिए दिशा निर्देश क्या क्या हैं, यानी कुछ गाइडेंस दिए गए हैं किस प्रकार से हमारे इंक्वायरी मेथड को कंडक्ट किया जाता है। भाई कि हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है, कोई ना कोई गाइडलाइन बनाई गई होती है, इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि छात्रों को अधिगम वातावरण में व्यस्त रखना, यानी कि छात्रों को इस प्रकार का वातावरण इन्वायरमेंट प्रदान किया जाए जहाँ वो लर्निंग कर सके और उनको हमेशा व्यस्त रखा जाए, ताकि वो कुछ ना कुछ अपना हाइपोथेसिस कल्पना करते रहें, जिससे उनका ही विकास होगा। ठीक, ये गाइडलाइंस के तहत आएगा कि छात्रों को अधिगम वातावरण में व्यस्त रखना। अगला है कि एक आदर्श कक्ष की व्यवस्था का आयोजन। दिशा निर्देश में एक ये भी बात गाइडलाइंस में सबसे एक दूसरी पॉइंट ये है कि एक आदर्श कक्षा का, यानी कि एक ऐसा कक्षा का, क्लास का आप ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें एज ए टीचर, जिसमें क्या हो कि छात्र जो है वो बारी बारी अपना आकर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, लेकिन क्या होगा, अब वो कैसे कक्षा आप ऑर्गेनाइज करेंगे। एक लिमिटेड अगर संख्या रहेगी तो आप प्रॉपर टाइम देंगे सभी बच्चों को, इससे क्या होगा, उनका भी रहेगा। अब वही भीड़ में रहेगा तो बच्चा थोड़ा सा क्या होते हैं, कुछ बच्चे वो साई किस्म के होते हैं, तो क्या तो प्रश्न नहीं पूछेंगे कि यार इतना भीड़ है मैं कैसे पूछूंगा, अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो दूसरे कोई हंसेंगे। तो यही है कि एक आदर्श कक्ष की व्यवस्था का आयोजन, ये इसकी गाइडलाइंस में आएगा। अगला है कि प्रश्न या समस्या जिनका उत्तर दिया जाना है वे परिकल्पना के अनुसार तथा छात्रों के द्वारा प्रारंभ यानी ओरिजिनेट होना चाहिए। देखिए, जिस प्रश्न का उत्तर टीचर यानी आप दे रहे हैं उसकी जो हाइपोथेसिस है, मतलब उसका आंसर है, वो जो भी छात्र हाइपोथेसिस बनाया है कि सर मैं, मतलब कैरियर काउंसलिंग है कि सर मैं बीएड के बाद एमएड करना चाहता हूँ और मुझे ये ऐसे करना है, या फिर मैं कोई दूसरा कोर्स करना चाहता हूँ और मेरी हाइपोथेसिस ये है कि मैं इसके बाद ये करूँगा, तो हम किसी को चाहते हैं सर आपका क्या ख्याल है। ठीक, इंक्वायरी किया तो टीचर ने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे है। अब उसके अलावा भाई परिकल्पना उसका ये बन रहा है, अब उसके लिए आप किसी दूसरा वे में नहीं जाएंगे कि क्यों कर रहे हो या फिर तमाम किस्म की बातें, तुम ये करो वो करो, ऐसी बिल्कुल नहीं करना है। और अगर उससे रिलेटेड भी दे रहे हैं अगर, तो उसी से उसके परिकल्पना के आसपास ही आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक, और छात्रों के द्वारा प्रारंभ, वही बोला है कि छात्रों ओरिजिनेट होना चाहिए, छात्रों के द्वारा प्रारंभ यानी ओरिजिनेट होना चाहिए। ठीक, आगे है कि प्रक्रिया की योजना समस्या के अनुसार ही बनाई जानी चाहिए, यानी कि जो भी आप प्रक्रिया, अब जो भी प्रोसेस आप बता रहे हैं, वो जो भी समस्या स्टूडेंट पुटअप किया है आपके सामने, क्वेश्चन उसको आ रही है, जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, उसकी जो भी योजना, जो प्लान बना रहे हैं बताने के लिए, जो प्रोसेस बता रहे हैं, वो उसके समस्या के अनुसार ही बताई जानी चाहिए, बनाई जानी चाहिए।
ठीक, ये है गाइडलाइंस हमारे पूछताछ विधि के लिए। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं इसकी सीमा और लाभ। हम देखते हैं कि क्या है इसकी सीमाएं और लाभ। ठीक, हमारे जो है इंक्वायरी मेथड की सीमा और लाभ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके लाभ के बारे में, लिख दिया गया है, लेकिन पहले इसके लाभ के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। लिखा है कि वैज्ञानिक भावना का विकास। इसका लाभ ये है, बेनिफिट इसका ये है इंक्वायरी मेथड का, कि इससे क्या है कि आप एक साइंटिफिक थॉट इससे डेवलप होगा। बच्चे क्या है कि अपने हिसाब से परिकल्पना बनाते हैं, अपने हिसाब से जो समस्या हो खोज के लाते हैं, सब काम वही करते हैं। टीचर क्या करता है, सिर्फ एक फैसिलिटेटर, एक गाइडर का काम करता है। ठीक, बस। तो इससे क्या होता है, इससे लाभ ये है कि वैज्ञानिक भावना का विकास होता है। ठीक, और सत्य के समीप, यानी कि इंक्वायरी मेथड के द्वारा, इंक्वायरी का मतलब ये है कि आप खुद से ही सब कुछ ढूंढ रहे हैं, यानी आप ही अन्वेषक हैं। ठीक, रिसर्चर जो होते हैं तो वो आप ही हैं। इससे क्या है, इंक्वायरी मेथड के द्वारा क्या है कि टीचर को बता रहा है, तो इससे कि जो भी बिलीव्स हैं वो आपका सत्य हो जा रहा है, जो भी आप सोच रहे हैं वो सत्य हो जाता है। आगे के स्थायी ज्ञान, यानी कि जिस भी प्रॉब्लम या फिर प्रश्न में आपको समस्या आ रही है, कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न में आपको समस्या आ रही है, तो उसके प्रति अगर इंक्वायरी मेथड के द्वारा अगर टीचर बता रहा है, तो इससे क्या है कि पहले से आपको संशय है उस प्रश्न में कि आपको कन्फ्यूजन था, लेकिन टीचर इसको कंफर्म कर दिए, तो इससे क्या है कि वो ज्ञान आपके लिए अस्थायी हो गया। इसका लाभ ये है कि पूछताछ मेथड से, लेक्चर मेथड से क्या होता है कि टीचर बस बताते हुए चल जाता है। इंक्वायरी मेथड में क्या है कि अगर नहीं समझ आए तुरंत फिर वो पूछ सकता है कि सर ये, तब फिर ये कैसे होगा, फिर बता दिए, फिर सर ये कैसे होगा, फिर बता दिए। यानी कि आप A to लेकर A to Z तक पूरा आप अपनी इंक्वायरी, जितनी भी आपकी क्वेरी है, सब आप पूछ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि भाई ज्ञान तो ऑब्वियसली अस्थायी होना ही, जब सब चीज़ पूछ ही लेंगे, सब चीज़ पूछताछ का मतलब ये पूछ ही लेंगे, तो फिर ज्ञान को तो स्थायी होना ही है। अगला है कि गृह कार्य आदि की समस्याओं से मुक्ति। किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर करना है, इससे क्या है कि ये बस ये कॉग्निटिव लेवल पर है, ये मानसिक स्तर पर ही ये पूछताछ वाला मेथड होता है किसी भी। तो इससे क्या है, गृह कार्य यानी होमवर्क वाला सिस्टम वर्क खत्म, कि मुझे होमवर्क करके आना है, लिखना है, प्रोजेक्ट बनाना है, ये तमाम किस्म की बातें। हाँ, मुझे ये सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, जिससे मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, मैंने टीचर से पूछ लिया, बस। तो इससे ये, इसका एक लाभ ये है कि ये गृह कार्य आदि समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। अगला है कि चिंतन अथवा अवबोध का विकास करता है। चिंतन, जो भी आप चिंतन, जो भी थॉट करते हैं, इसका ये विकास करता है। कितने उच्च प्रकार से आप सोच सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि छोटी छोटी चीज़ें तुरंत बस पूछने के लिए कर दिया जाता है। इसमें क्या है, जो आप एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं, ठीक, उसके बाद आप पूछते हैं। सब कुछ करने के बाद अगर टीचर से पूछ भी रहे हैं, तो सर मैंने बताया कि सर मैंने ऐसे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ये सवाल, तो लेकिन मैं, क्या ये सही है, अब पूछ रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी चिंतन स्तर भी तो बढ़ रही है। ठीक, इसका चिंतन का विकास हो रहा है, चिंतन तथा अवबोध का विकास हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है, यानी सीमाएं क्या हैं। देखिए, इसके लिखा है कि इसकी प्रकृति धीमी तथा अधिक समय लेती है। मैंने सिर्फ कुछ चुनिंदा ही लिखे हैं, क्योंकि ऐसे किताब में बहुत सारे दिया गया है और थोड़ा सा अटपटा भी है। मैंने कुछ ऐसा बस पॉइंट लिया है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, इसकी प्रकृति क्या है, धीमी है और अधिक समय लेती है। ऑब्वियसली इसकी प्रकृति धीमी है, भाई बारी बारी से सब बच्चे आएंगे, तो इसका नेचर तो धीमा है, स्लोली है, और ये अधिक टाइम गेनिंग भी है। एक बच्चा आप लगा शुरू पूछने, तो पूछने शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए इसके लिमिटेशन ये है कि धीमी है। और जैसे मैंने बताया कि जो हमारे स्ट्रक्चर, जो विद्यालय हैं, स्कूल हैं, इन सब में तो ये अधिकतर काम तो करेगा नहीं, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, सबको पढ़ाना है। अगर इंक्वायरी मेथड यूज किया जाएगा तो फिर क्या ही पढ़ेंगे वो आगे। ठीक, और देखिए शिक्षक, अगला लिमिटेशन है कि शिक्षक स्वयं रचनात्मक प्रवृत्ति का हो। इसका करने का मतलब ये है कि लिमिटेशन यानी सीमाएं इसका ये है कि जब तक शिक्षक खुद अपने से क्रिएटिव नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी शिक्षक को खुद अपने रचनात्मक प्रवृत्ति का होना चाहिए। ठीक, वो भी क्रिएटिव हो, वो भी सब कुछ न कुछ सोचता रहे। अगर कोई स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके बारे में वो हमेशा तत्पर रहे। लेकिन मैक्सिमम टीचर क्या होते हैं कि वो नीरस होते हैं, तो अगर पूछ भी रहा है तो वो टाल मटोल कर लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने गाइडलाइंस में बताया ना कि क्या क्या जरूरी है, हाइपोथेसिस के अनुसार ही आप प्रश्न बताइए। यानी तो अब
जब तक टीचर रचनात्मक प्रवृत्ति यानी क्रिएटिव नहीं होगा तब तक वो क्या ही कर पाएगा। तो इसका लिमिटेशन ये भी है कि बहुत ही रेयर टीचर मिल पाते हैं इस इंक्वायरी मेथड को यूज करने के लिए। अगला है कि प्रश्न पूछने में छात्रों की कम भागीदारी। इसका करने का क्या मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि आपने ग्रुप बना दिया भाई, ठीक, 10 का ग्रुप बन गया, 20 का या फिर 50 का एक क्लास ही है, तो उसमें आप इंक्वायरी मेथड को यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि कुछ जो बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते रहते हैं और थोड़ा सा तेज दिमाग के होते हैं, उच्च लेवल हाई आईक्यू वाले होते हैं, वो तो पूछ लेंगे अपना। लेकिन जैसे मैंने बताया कि कुछ बच्चे जो होते हैं कि वो साई किस्म के होते हैं, उनसे टीचर पूछेगा चुपचाप, बल्कि मार खा लेंगे लेकिन बताएंगे नहीं। अब वो बात अलग है कि ऐसा करना चाहिए, उनको भी भाग लेना चाहिए। एज ए टीचर आप अगर बन गए तो कोशिश ये करिएगा कि अगर जिस बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप उसको इंकरेज करिए कि बच्चे पूछो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं हंसेगा, बल्कि तुम गलत करोगे सब पीटे जाएंगे अगर कोई भी हंसा, यानी आप उनको इंकरेज करेंगे। चलिए ठीक, तो ये बोल रहा है कि प्रश्न पूछने में छात्रों की कम भागीदारी। इसमें क्या है कि छात्रों की कम भागीदारी होती है, जिससे क्या होता है कि वो कामचोर बन जाते हैं और चुपचाप एक जगह अपना सीट पकड़े तो पकड़े रह गए। इससे क्या होता है कि जो 3-4 जो भी 2-3 बालक शुरू के मतलब रहते हैं, जो भी हाई लेवल हाई आईक्यू वाले होते हैं, उन्हीं का ही दबदबा चलता रहता है। ठीक, तो ये इसके कुछ लिमिटेशन हैं, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, उम्मीद है कि आपको ये मेथड और पिछला मेथड समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।